वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 13 मई 2021 है और दिन है थर्सडे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड देन आई हैव सम एमसीक्यूज एज वेल फॉर यू। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। सब्जेक्ट्स, कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें एंड यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर स्मार्ट कोर्सेज फ्रॉम आवर मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studiiq.com एज वेल। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग को चेयर किया और रिव्यू भी किया हमारे देश में जो ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिसिन की सप्लाई की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इसका। तो ये एक हाईएस्ट लेवल पर, यानी कि प्राइम मिनिस्टरियल लेवल पर इसका रिव्यू किया गया है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसे हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा 1,50,000 ऑक्सीजन केयर सिस्टम, जो ऑक्सी केयर जिसको कहा जाता है, तो डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। तो इन पैसों का इस्तेमाल डीआरडीओ से 1,50,000 ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदी जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव किया है। इट इज़ फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, एसीसी जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में आज फर्स्ट पेज के ऊपर आपको इसके साथ जुड़ी हुई एक खबर पढ़ने को मिलती है, तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इंडिया ने 17 करोड़ 70 लाख कोविड वैक्सीन के डोजेस को एडमिनिस्टर किया है। कल मैंने आपको बताया था कि हर रोज़ आपको कुछ 20-25 लाख जितना एडिशन देखने को मिलता है, बट हाउ मच वी नीड मिनिमम 90 लाख डोजेस जो हैं वो हर रोज़ देने चाहिए। लेकिन ये हमारी स्पीड जो है, हमारे पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कोविड-19 की ट्रीटमेंट जो है ये हिम केयर और पीएमजे स्कीम के तहत प्राइवेट जो रजिस्टर्ड या फिर एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें फ्री में ये ट्रीटमेंट दी जाएगी। इंडियन नेवी के चीफ ने ये कहा है कि हमारी जो नेवी है इसने अलग अलग सिविलियन अथॉरिटीज़ की, अलग अलग राज्यों की मदद की है इस पेंडेमिक के टाइम पर। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सही बात है। कल मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था, इसका आंसर है ऑपरेशन। इज द राइट आंसर, आई टेल यू एट द एंड, राइट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये कहा है कि टोटल 4,686 टन लाइफ सेविंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग स्टील प्लांट्स ने अभी तक सप्लाई किया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो राबी मार्केटिंग सीज़न है इसमें 34.57 लाख फार्मर्स जो हैं इसको इसका फ़ायदा मिला है। और ये राबी क्रॉप जो हैं तो उसको ख़रीदा गया। एमएसपी वैल्यू जो सरकार ने पे की है दैट इज़ 67,499 करोड़ रुपीज़। अरेबियन सी में 16 मई को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आ सकता है। गवर्नमेंट टेक सेवरल मेजर्स टू एंश्योर स्पीडी सप्लाई ऑफ क्रूशियल मटेरियल्स इन टाइम बाउंड मैनर। फिर यूएसए के प्रेसिडेंट ने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। इट्स अबाउट इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा होगा कि मेरे कलीग जो हैं अंकित अग्रवाल, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो काफ़ी हिट रहा वो वीडियो, राइट। कल सुबह हमने उस वीडियो को लॉन्च किया था। इट वाज अबाउट दिस आयरन डोम सिस्टम। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो लॉन्च किया था। ये जो इज़राइल है और पैलेस्टाइन है उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी एस्केलेट हुआ है, काफ़ी बढ़ चुका है। और आज यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये जो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ये एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश में एक लंबे टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और 14 मार्च से अगर आप देखें तो कोविड के केसेस, जो डेली इन्फेक्शन के केसेस हैं, उसमें एक गिरावट देखने को मिली है।
जर्मन रेगुलेटर ने फेसबुक को ये कहा है कि आप व्हाट्सएप का डेटा जो है उसको प्रोसेस ना करें। और यहाँ पर देखिए चाइना की दादागिरी। चाइना ने ये कहा है कि चाइना के जो एम्बेसडर ने बांग्लादेश में, जो उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो क्वाड ना ज्वाइन करने की बात बताई थी, एक धमकी दी थी बांग्लादेश को कि भाई आप क्वाड को ज्वाइन मत कीजिएगा। तो चाइना ने इस स्टेटमेंट का विरोध नहीं किया है, चाइना ने इस स्टेटमेंट को डिफेंड किया है, कहा है कि उनकी बात सही है और क्वाड जो है ये 4 देश मिलकर चाइना के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा चाइना ने कहा है। तो यू कैन इमेजिन। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि जिन देशों के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो ऐसे देशों से आप चीज़ों को नहीं मंगवा सकते। अगर आप इन देशों से चीज़ें मंगवाते हैं तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कर्व के ऊपर फिलहाल एक टेम्पररी बैन लगा दिया है, यानी कि अब चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर जब लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देशों की बात करें तो सबसे बड़ा इश्यू था चाइना। कोविड-19 के टाइम पर जो एक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का जो बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहा है वो ये है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई एक किसान है या फिर कोई एक व्यक्ति है जिसके पास लेट्स से 10 बीघा ज़मीन है, राइट। अब फॉर वट एवर रीज़न, मेडिकल एक्सपेंस की वजह से या फिर कोई दूसरा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है उसके पास पैसा नहीं है, उसको कैश की आवश्यकता है और बहुत ही जल्दी उसको कैश चाहिए। तो लेट्स से कि इस ज़मीन की कीमत होती है 1 करोड़ रुपीज़। नॉर्मल टाइम में इसकी 1 करोड़ कीमत होगी, लेकिन क्योंकि अब ये व्यक्ति फंस चुका है, इसको पैसे की आवश्यकता है, मार्केट में या फिर गांव में लोगों को इसके बारे में पता चल गया है कि भाई इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पैसे चाहिए, तो कोई आकर कहेगा कि भाई मैं आपकी ज़मीन जो है वो 60 लाख रुपीज़ में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, राइट। 1 करोड़ नहीं दूंगा, 60 लाख दूंगा, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, मेरे पास कैश है, आई विल गिव यू कैश। तो ये एक प्रकार का हो गया अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको बेचनी है ज़मीन, ये इतने पैसे देने के लिए तैयार है, दोनों पार्टीज जो हैं वो रेडी हैं, ये तो ज़मीन की बात है। अब अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर में क्या हो रहा था कि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो नुकसान करने लगी, उनकी वैल्यू कम हो गई बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान बुक किया। नॉर्मल टाइम में वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो चाइना के इन्वेस्टर्स के पास जो पैसे थे या फिर पैसे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भारत की कंपनीज को ऐसे खरीदने लगे, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये एक बैन लगाया था। लेकिन अब सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सप्लाईज को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि अब ये जो बैन है वो टाइम बीइंग के लिए हटाया जाएगा। फैक्ट्री आउटपुट की बात करें तो मार्च का जो फैक्ट्री आउटपुट है ये 22.4% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो बेस इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी कम थी। अगेन एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर आपको एग्जामिनेशन में लेट्स से 40% मिले हैं, आप बैरली पास हुए हैं, और नेक्स्ट ईयर अगर आपको 60% मार्क मिलते हैं, तो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, राइट। लेकिन जब आपके 95% मार्क होते हैं और फिर आपको 96% मिलते हैं तो लगता है कि कुछ इतना बड़ा ख़ास, लेकिन 95 से 96 पहुंचना जो है दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, इज राइट। तो यहाँ पर ये 22.4% आया है, लेकिन सिचुएशन पिछले साल की जो है वो काफ़ी ख़राब थी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आंकड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा आंकड़ा ये है नहीं। दूसरी चीज़ के इन्फ्लेशन में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है, क्योंकि फूड सप्लाई जो है, राबी फूड जो है वो मार्केट में आ चुका है। जो मैं बात कर रहा था आपको कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की खबर है, 18,000 करोड़ का एक 18,000 करोड़ की एक स्कीम जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम जो है, उसका अनाउंसमेंट किया है यूनियन कैबिनेट ने। ये डिसीजन लिया वेंसडे को कि 18,100 करोड़ रुपीस जो हैं वो ACC बैटरी स्टोरेज के लिए दिए जाएंगे। अब ये जो ACC, ये जो एक नेशनल प्रोग्राम है, स्कीम का नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, जिसको कहते हैं ACC। तो ACC बैटरी स्टोरेज का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो, इसके लिए ये 18,100 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है।
और हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये बताया है कि इससे 45,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएगी ये स्कीम। और ये इनिशिएटिव जो है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 50 गीगावाट आवर ऑफ एसीसी और 5 गीगावाट आवर ऑफ नीश एसीसी डेवलप करने का यहाँ पर प्लान है। एसीसीज जो हैं ये एक न्यू जनरेशन एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके एडॉप्शन में भी एक स्पीड आएगी। तो इसकी वजह से टोटल 2 लाख करोड़ रुपीस से 2.5 लाख करोड़ रुपीस जितना जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये कम हो जाएगा, बिकॉज फिर हम दूसरे एक एनर्जी सोर्स से हमारी गाड़ियाँ और व्हीकल्स को चलाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर स्कीम का। मूविंग ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स, आज का जो पहला ये आर्टिकल है, द साइंस टीचिंग एंड रैशनैलिटी इंडिया नीड्स। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें स्टार्टिंग में ये जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बार एक रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे और जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो बहुत ही तेज़ चला रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई आप थोड़ी स्पीड कम कीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रिक्शा ड्राइवर ने ये कहा कि आप तेज़ चलाइए या तेज़ चलाइए या स्लो चलाइए, इट डजेंट मैटर, राइट, जब एक्सीडेंट होना है तब होगा ही। तो दैट इज़ नॉट अ लॉजिक, इज़न्ट इट? ऑफ कोर्स जब आप बहुत तेज़ चलाते हैं अपने व्हीकल को तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर आप कंट्रोल गवा बैठते हैं तो फिर जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसका एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो इम्पैक्ट कम होगी। दिस इज़ जस्ट अ जनरलाइजेशन। अगर सामने से कोई व्हीकल 180 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और आप 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही, राइट। बट जनरली अगर हर कोई अपनी लिमिट में स्पीड में चलाए तो इट विल बी लेस फैटल या फिर लेस डेंजरस। एनीवे, यहाँ पर हम एक्सीडेंट्स और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया कैसे होता है? जब हमें एक मच्छर काटता है, इज़न्ट इट? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक मच्छर मलेरिया का मच्छर है या फिर हर एक बाइट जो है मच्छर की उससे आपको मलेरिया हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया के डिज़ीज़ को कम करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मच्छर जो हैं उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी एक ब्रेक लगानी पड़ेगी, राइट। जितने कम मच्छर होंगे उतने मलेरिया के केसेस भी आपको कम देखने को मिलेंगे। और मलेरिया के मॉस्किटो जो हैं वो एक जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ख़ास करके बारिश के बाद या फिर कई जगहों पर स्विमिंग पूल हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी जो है वो एक जगह पर बंधा हुआ है, तो यहाँ पर उसके सरफेस के ऊपर ये मलेरिया के मच्छर जो हैं वो अपने अंडे देते हैं और उसके बाद लार्वा पैदा होता है और उसके बाद ये मच्छर होता है और फिर वो हमें काटता है और हमें मलेरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में भी पढ़ाई गई हैं, राइट। हम स्कूल में ही पढ़ते हैं एडिस इजिप्टी और ये सारे मच्छरों के बारे में। नाउ द थिंग इज़, हमें तो पता है कि मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है। स्कूल में भी हमें जब भी ये प्रश्न पूछा गया था तब आई एम श्योर हम सब ने इसका एक राइट आंसर दिया होगा, तभी हम पास हुए और फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी स्कूल्स होती हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स और क्लासेस होते हैं जो एक्चुअली बच्चों को बारिश के टाइम पर बाहर ले जाते हैं या रेनी सीज़न के बाद या फिर उससे पहले बच्चों को बाहर ले जाकर उनको बाकायदा दिखाते हैं कि ये देखिए ये पानी का ऐसा एक पडल है और इस पडल में पानी है और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए लार्वा है और ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है मलेरिया के मच्छर का। तो इसको रोकने के लिए जनरली हमारी जो लोकल म्यूनसिपालिटी है वो भी यही करती हैं कि वो उसके ऊपर केरोसिन का छिड़काव करती हैं ताकि ये जो लार्वा है वो मर जाएं। तो ये चीज़ की जाती है। तो बच्चों को, बहुत कम बच्चों को ये चीज़ दिखाई जाती है। ज़्यादातर हम तो किताब में ही पढ़ते हैं और उसके बाद जब भी फाइनल एग्ज़ाम आती है तब हम उसको फिर से रिवाइज़ करते हैं और फिर आंसर लिखकर पास होकर फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर दूसरे एक क्लास में चले जाते हैं।
क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स जब नहीं थी उससे पहले ये टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस, जो हम वाटर बोर्न डिजीजेस कहते हैं, पानी के साथ, पानी की वजह से होने वाले डिजीजेस जो हैं, ये ख़ास करके बच्चों के लिए जानलेवा बीमारियां थी। जानलेवा बीमारियां थी, लाइफ थ्रेटनिंग। आज जब कोरोना वायरस चल रहा है, आज से 10 15 20 25 साल के बाद कोरोना के बारे में भी लोग कहेंगे कि कोरोना जो है वो एक जानलेवा बीमारी थी, लेकिन उस टाइम पर हमें लगेगा कि सीरियसली इससे जान भी जा सकती है। मैं तो मेडिकल स्टोर में 2-5 रुपए की एक दवाई मिलती है, मैं वो खा लूँ एंड आई विल बी ओके। बट आज के ज़माने के लोगों को पूछे तो कहेंगे कि यस इट इज़ ए जानलेवा बीमारी। नेक्स्ट जनरेशन या फिर उसके बाद की जनरेशन जो है वो जब ये किताबों में पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो एक बहुत समथिंग लाइक हमारे साथ जो होता है कि जब हम ये टाइफाइड और जॉन्डिस और इस प्रकार की बीमारी के बारे में कहते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी थी, तो थोड़ा हम विजुअली वो क्रिएट नहीं कर सकते। बट सिचुएशन आज जैसी है कोविड की, वैसी उतनी ही सिचुएशन जो थी वो एक समय पर बहुत ही ख़राब थी। 70s के बाद हुआ ये कि एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ, फिर वाटर प्यूरिफाइंग डिवाइसेस हमारे पास आ गए। पानी की बोतल जो है वो पहले नहीं मिलती थी। मैं बताऊं कि व्हेन आई वाज स्मॉल चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो उस टाइम पर पानी की बोतल आपको मार्केट में या फिर पान शॉप्स में या फिर जो आइसक्रीम स्टोर्स हैं या फिर किराने की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर आपको पानी की बोतल जो है वो नहीं मिलती थी। इट वॉज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपको पानी पीना है तो आपको घर से ही पानी लेकर जाना है, या फिर आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर जो भी पानी अवेलेबल है वो आप पी लेंगे। ऐसी सिचुएशन थी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में ये चीज़ देखी होगी, बिकॉज देर इज़ नॉट दैट बिग एज गैप बिटवीन यू एंड आई। तो ये सिचुएशन थी। आज हर जगह पर आप जाएंगे पानी की बोतल जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑफ कोर्स ये वाटर बोर्न डिजीजेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते गए। आज भी कॉमन डायरिया जो है, इसकी वजह से छोटे बच्चों की, जो बेबीज़ हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये डायरिया की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी देश में होती है तो वो है हमारा देश भारत। तो हमने क्या किया, हमने ये पूरे देश में हर किसी के लिए क्लीन वाटर अवेलेबल हो, उसके लिए हमने कोई ऐसा नेशनल या फिर स्टेट लेवल का या फिर सिटी लेवल का प्लान नहीं बनाया। हमने पर्सनलाइज्ड डिवाइसेस, घर घर में लोगों ने आरओ फिट करवा लिए, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? नो, हमने तो क्या किया, हमने खुद के बचाव के लिए हमारे परिवार को क्लीन वाटर मिलना चाहिए। तो इससे हमारे परिवार को तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे परिवार को आज भी उनके पास वाटर या फिर टैप वाटर नहीं है। तो अब बात आती है कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसको एक बिग पिक्चर, अगर एक बर्ड्स आई व्यू से अगर आप ऊपर से देखें इसको, तो पता चलता है कि हेल्थ और एजुकेशन को पब्लिक सिस्टम ने इग्नोर किया है। साइंस के बारे में पढ़ाई करना और साइंस को समझना ये एक अलग बात है। बॉइलिंग वाटर कहते हैं ना कि आप उबाला हुआ पानी जो है फिर वो ठंडा हो जाए, फिर बोतल में रखकर उसको पीजिए। तो कितने सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कितने लोग ये कर पाते हैं? एक तो एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वो पानी देखते हैं और कहते हैं ये तो क्लीन वाटर है। अगर पानी का नॉर्मल रंग दिख रहा है तो लगेगा दिस इज़ ए क्लीन वाटर। बट जिन लोगों ने माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की है या फिर माइक्रोब्स को एक बार देख लिया है, अगर उनको माइक्रोस्कोप में आप दिखाएंगे कि ये माइक्रोब्स हैं, ये पानी में ईजिली आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन ये पानी में हो सकते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट जो है वो अलग होगी। सेम थिंग गोज़ विथ कोरोना वायरस क्राइसिस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मास्क, मैंने 1 महीने तक मास्क नहीं पहना, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन लिखी है, राइट, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। ऐसे लोग भी हैं और वो ये ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने 2 महीने से, 3 महीने से, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर की हैं और जब से कोरोना वायरस आया है तब से लेकर आज तक उन्होंने मास्क नहीं पहना है। अभी 1-2 महीने पहले ही ऐसे एक मेरे दोस्त हैं, उनको कई बार हम कहते थे लेकिन वो मानते नहीं थे, लेकिन अभी एक महीने पहले ही उनको कोरोना वायरस हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हैं तो आप समझदार हो गए। द थिंग इज़ कि पढ़ाई लिखाई में जो खामियां हैं
राइट। आपने किसी को ये माइक्रोब्स या फिर पैथोजेंस के बारे में उन्होंने देखा नहीं है, ये इनविजिबल पैथोजेंस को कभी देखा नहीं, देन दे विल नॉट बिलीव इट। और यही चीज़ हो रही है हमारे देश में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं शादी के लिए गांव जा रहा हूँ, और आप कहेंगे कि भाई अभी कोरोना वायरस चल रहा है, यू शुड नॉट ट्रैवल। अब बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो ये थोड़ा हेल्थी नहीं, ये इट्स ए रिस्की थिंग, आप मत जाइए, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो कहेंगे नहीं हमें जाना ही पड़ेगा, और फिर ये भी बहाना निकालेंगे कि भाई ये तो बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, छोटे गाँव में कोई कोरोना वायरस का इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी प्रश्न उठ सकता है कि भाई बहुत सारे वेस्टर्न देशों में भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना था। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले लगभग 50 सालों में अगर आप देखें तो जो स्कूल लेवल पर साइंस एक समय पर जो पढ़ाया जा रहा था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुआ है। और हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से भी पता है कि माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, लेकिन उनको देखा नहीं है कभी। तो जिस चीज़ को देखा नहीं है उसके बारे में हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, और इसकी वजह से फिर हम गलतियां करने बैठते हैं, और फिर गलतियां करते हैं, और गलतियों की वजह से फिर ये वायरस को एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है। और साइंस जो है, साइंस आप पढ़ाए उससे कुछ नहीं होगा। जिस एनवायरनमेंट में साइंस पढ़ा रहे हैं वो भी रैशनल होना चाहिए। बच्चे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछें, राइट, डिसेंट हों। कोई कहेगा ऐसा नहीं है, कोई कहेगा ऐसा है, फिर उन दोनों के बीच में डिस्कशन हो, डिबेट हो, और फिर कोई समझदारी की बात हो जाए और कोई साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाए, क्या क्या सही है क्या गलत है, तो डिसेंट और डिबेट ऐसा एनवायरनमेंट अगर नहीं है, रैशनल एनवायरनमेंट अगर घर में और स्कूल में नहीं है, जिन इंस्टीट्यूशन में साइंस पढ़ाया जा रहा है, अगर उनकी ही हेल्थ अच्छी नहीं है, वो ही अगर डिसेंट और डिबेट और डेमोन्स्ट्रेशन और इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर बेनिफिट्स भी उसी प्रकार के होंगे। साइंस पढ़ा है लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसको समझा नहीं, ऐसी सिचुएशन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। वैक्सीनेट द पेरेंट्स क्विकली, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और डॉक्टर शेट्टी ने ये आर्टिकल लिखा है। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी, याद होगा आपको कि नर्सेस और जो डॉक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो उनको आप पास कर दीजिए और उनको फिर कोविड ड्यूटी पर लगा दीजिए, गिफ्ट दीजिए उनको, ताकि वो भी हमें अपने टैलेंट की या फिर स्किल की गिफ्ट देकर इस कोविड वेव से बचाए। तो ये वाला आर्टिकल जो लिखा था, ये सेम राइटर ने इस आर्टिकल को लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब डॉक्टर रवि हैं, एक भारत के वन ऑफ द बेस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं, निमहांस जो बेंगलोर में है, तो उनके एक डॉक्टर हैं, और उनका कहना ये है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को टारगेट करेगी। कोई भी वायरस जो है वो म्यूटेट होते रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट को अटैक करने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड इन्फेक्टेड सिक चिल्ड्रन के लिए थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, तो इसको लेकर आज से तैयारी की शुरुआत कर दी है। फर्स्ट वेव में जो एल्डरली लोग थे उनको कोविड की इम्पैक्ट हो रही थी, यंगस्टर्स को नहीं हो रही थी। सेकंड वेव में आपने देखा कितने सारे यंगस्टर्स चले गए, और थर्ड वेव जो है इसमें बच्चे हैं, बच्चों को थर्ड वेव अफेक्ट कर सकती है। हमारे देश में 165 मिलियन जितने बच्चे हैं जिनकी एज 12 ईयर्स से कम है। अब आप बच्चों को तो वैक्सीनेट जो है वो नहीं कर सकते। कुछ देशों ने 12 से 15 या फिर 12 से ज़्यादा, कनाडा है, यूएसए ने भी कल परमिशन दी। तो ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने 12 से ऊपर की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट करने की शुरुआत कर दी है। हमारे देश में अभी एडल्ट्स को भी हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं। और लेट्स से कि अगर हमारे देश की जो पॉपुलेशन, जो बच्चों की पॉपुलेशन है 165 मिलियन, उसमें से अगर 20% बच्चों को इन्फेक्शन होता है और उसमें से 5% बच्चे जो हैं उनको अगर इन्फेक्शन क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कितने बेड्स चाहिए पता है? 1.65 लाख करोड़, अब बेगिए पार्डन, 1.65 लाख, राइट, 1,65,000 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास 90,000 आईसीयू बेड्स एडल्ट्स के लिए जो है उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के बेड्स के लिए कैसे सिचुएशन होगी, जस्ट इमेजिन कीजिए। बच्चों को हैंडल करना डिफरेंट होता है। एक एडल्ट अगर आईसीयू में है तो फिर नर्स और डॉक्टर उनका देखभाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते। यू नीड वन ऑफ द पेरेंट, आपको उनके माता या फिर पिता किसी की आवश्यकता होगी। ज़्यादातर माता जो हैं, मदर जो हैं, उनको ही हॉस्पिटल में
रहना पड़ेगा। और बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, राइट। कई बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना है। अगर बच्चे ऑक्सीजन मास्क को फेंक देंगे तो फिर उस टाइम पर भी आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पर, यू नो। और उनको दवाई देनी है या फिर उनको सिडेट करके रखना है, तो बहुत सारे इट्स मोर चैलेंजिंग। एडल्ट को आईसीयू फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बच्चे को प्रोवाइड करना जो है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम जो यंग पेरेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। जितने ज़्यादा यंग पेरेंट्स, लगभग हमारे देश में 300 मिलियन यंग पेरेंट्स हैं, तो इनको जितना जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हमारे जो उनके बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप देखें 500 कोविड पेशेंट्स जो हैं, एक हॉस्पिटल में 500 कोविड पेशेंट्स हैं, तो उसमें से आपको एक सिंगल आईसीयू पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिनको दोनों डोजेस मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन से एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, ये भी आर्टिकल एक डॉक्टर ने लिखा और वो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आवर hospital which always has over 500 COVID patients has never seen a single ICU patient who has both doses of COVID vaccine. तो अफोर्डेबल प्राइस पे एक्सेसिबल होनी चाहिए वैक्सीन। 300 मिलियन वैक्सीन हमें चाहिए और आने वाले एक महीने के अंदर हमें पेरेंट्स, जो यंग पेरेंट्स हैं, 300 मिलियन यंग पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना है। स्पुतनिक 5 अब आ चुकी हैं, दूसरी भी वैक्सीन्स हैं और इनका प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर प्राइवेट प्लेयर्स में ये वैक्सीनेशन को प्रोवाइड कर दीजिए, 24/7 वैक्सीनेशन की प्रोसेस चले, राइट। और हमें चाहिए यंग नर्सेस एंड डॉक्टर्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिपरेशन हम आज से कर सकते हैं। अगर आज हमने स्टेप लिया तो हम हमारे बच्चों को बचा पाएंगे, वरना फिर थर्ड वे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो होंगे छोटे बच्चे। और एक बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो सिर्फ बच्चा नहीं, पूरा परिवार जो है, आप समझ लीजिए कि वो इनडायरेक्टली एडमिट ही हो गया होता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एन इनोवेशन चैलेंज। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, ये पानी के ऊपर लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। राजीव कुमार साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के, उन्होंने ये लिखा है। फिर फ्रेडी स्वेन जो हैं वो डेनमार्क के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और उनके साथ हैं साइन वेस्टनमान खून, वो भी एक डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ जुड़े हुए हैं, डेनमार्क एम्बेसी में काम करते। तो उन्होंने 3 राइटर्स ने ये आर्टिकल को लिखा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ने ये आर्टिकल को लिखा है। नाउ द थिंग इज़ कि भारत में पानी का प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस नहीं करता है, तो हर किसी के लिए ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होते जा रहा है। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, हर जगह पर आप पानी नहीं पी सकते हमारे भारत में। एक वक्त था जब जो बहती हुई नदियों से आप पानी पी ले वो इतना क्लीन रहता था। अब आज आप नदियों में नदी का पानी जो है वो नहीं पी सकते। अभी हमने देखा कि कैसे 100 से भी ज़्यादा कोविड-19 वाली लाशें जो हैं वो अलग अलग नदियों में हमें देखने को मिली हैं। तो जस्ट इमेजिन कि वाटर को लेकर हमारी जो पहले हम नदियों को माँ कहते थे, एक मदर का दर्जा जो दिया था, आज वो एक, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम नदियों को गटर की तरह ट्रीट करते हैं। और जो गंदा पानी है, अनट्रीटेड वाटर भी नदियों में हम बहा देते हैं। द कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 जो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसके हिसाब से ये है कि फ़िलहाल जो पानी की, जिस प्रकार से हम पानी को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट यानी कि जिस प्रकार से पानी को हम देखते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जिस प्रकार से हम इसको बिगाड़ते हैं, 2030 तक हमारी पानी की डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी। पानी का सोर्स आपका है 100 लीटर, आपको चाहिए 200 लीटर। तो ऐसी सिचुएशन में लाखों ऐसे लोग होंगे हमारे देश में, लाखों करोड़ों लोग होंगे, राइट, जिनको पानी का एक्सेस नहीं होगा, स्वच्छ पानी उनको नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से हमारी जीडीपी का 6% जितना नुकसान जो है वो पानी की वजह से हमें देखने को मिलेगा। और वाटर पंप्स और वाटर प्यूरीफायर से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए सस्टेनेबल और इनोवेटिव अप्रोचेस। अब इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, ये दोनों मिलकर एक साइंस और इनोवेशन कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट जनरेशन के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं,
उनको पानी के बारे में या फिर ओवरऑल जो सस्टेनेबल तरीका है उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये पूरा प्रोग्राम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के द्वारा सपोर्ट किया गया है। अब एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के माध्यम से खास करके पानी के ऊपर फोकस करते हुए ये दोनों जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और कैसे हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिजिटल वाटर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए करना, फिर बायो एब्जॉर्बेंट कैप्सूल्स, तो ये नए नए तरीकों के माध्यम से पानी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो यंगस्टर्स हैं उनको जो दोनों देशों के इंडिया और डेनमार्क के जो मेंटोर्स हैं जैसे कि वाटर एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, उनका सपोर्ट मिले। नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन जो है उसके फाइनल्स 18 मई को होने वाले हैं, और इसमें से जो फाइनल में सिलेक्ट होंगे उनको इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो सितंबर 2022 में होगी वहाँ पर भेजा जाएगा। इंडिया और डेनमार्क दोनों देश ऐसे हैं जो क्लाइमेट एजेंडा को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, और इंडिया और डेनमार्क ने लास्ट सितंबर 2020 की बात करें तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी शुरुआत की। दोनों मिलकर डे बाय डे जो डे टू डे जीवन में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है, जिसमें पानी आ गया, एयर है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने IIT 2020 ग्लोबल समिट को एड्रेस करते हुए कहा है कि हमारे देश में कल्चर ऑफ हैकेथॉन्स देखने को मिल रहा है कि हर जगह पर अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग फील्ड में हैकेथॉन्स हो रहे हैं, हेल्थी कंपटीशन हो रही है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स की जो एनर्जी है, उनके नए आइडियाज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो लेट्स होप कि यही युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम पानी के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर 2030 तक पहुंचते सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी, जैसे हमने देखा कि हमारे GDP का 6% जितना नुकसान हमें होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। और ऐसे तो बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी हमारे सामने आ सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये हैं आपके जो कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स, आज का पहला और ये है सेकंड क्वेश्चन। PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।